नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ साइंस यानी जो हम मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस में, भौतिक रसायन की और मैथ्स में, उसका ये अगला वीडियो है। हमने आपसे पहले भी इनके पूर्व के वीडियो में बताया था, पूर्व के पीरियड में, कि अब हमने पहले अपने मकान की, फिजिक्स की भवन बनाना है, केमिस्ट्री का भवन बनाना है, मैथ्स का भवन का निर्माण करना है, तो पहले हम नींव मजबूत कर रहे हैं। हम मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, नींव के पत्थरों को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये कहाँ कहाँ काम आएंगे? ये पे पूरे जीवन पर्यंत काम आएंगे। आपको अचानक कोई भी चीज पूछेगा, तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी दिमाग में, अरे ये तो हमको मालूम है, हमसे पूछो, बताओ, हम बता रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक आपके काम की है। इसके अलावा जब आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो प्रतियोगी परीक्षा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी कक्षा का अवलोकन भी कीजिए, अपना आधार भी मजबूत कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, अपनी मूलभूत अवधारणाएं जो आपकी जिनको जानकारी होना बहुत ही जरूरी थी। क्या है, बचपन में प्राइमरी में आओ मिलकर खेलें, सीखे, दौड़े, भागे, इसमें पढ़ लिया। मिडिल स्कूल में मजाक में पढ़ गए। अब हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर परेशानियां खड़ी हो जाती। दूसरी बात, व्यक्ति को ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसका क्षरण नहीं होता, कम नहीं होती, जो चोरी नहीं होती। तो ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस उम्र तक पढ़ते जाओगे आपके ज्ञान का अर्जन करने की कोई उम्र नहीं है। आपका ज्ञानवान होना, जब तक आप इस संसार में जीवित हैं तब तक ज्ञान अर्जित करते रहिए। अपन अपनी बात पर आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं चलती, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बंधवक्र में चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में एक उदासीन बिंदु होता है जहां पर ना तो उत्तर ध्रुव का प्रभाव होता ना दक्षिण ध्रुव का प्रभाव होता। फिर हमने एक चीज और पढ़ी कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है। अगर प्रबल चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब ज्यादा है, दुर्बल चुंबक है मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कम है। यही चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक में से बाहर निकलती हैं तो उसके समूह को, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से बोलने लगते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स के बारे में सबसे पहले प्रयोग, चूंकि हम ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा आपस में बदलती रहती, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा में सारी ऊर्जा एक दूसरे में बदलती है, यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो फैराडे ने सोचा, विद्युत चुंबक बनाया है। बोले जब विद्युत भेजी, किसी चालक में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो वो चालक चुंबक बन गया। जिस सिरे को बैटरी के धन से जोड़ा था वो उत्तर ध्रुव बन गया, जिस सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ा था वो दक्षिण ध्रुव बन गया। तो फैराडे के दिमाग में आया कि जब हम विद्युत से चुंबक बना सकते हैं, तो यानी विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो हम चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो फैराडे ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या किया? उसने एक तारों की कुंडली बनाई, उसमें धारा मापी जोड़ दिया। धारा मापने वाले यंत्र को धारा मापी कहते हैं। तो धारा मापने का यंत्र उसने क्या किया, एक कुंडली में जोड़ दिया और एक चुंबक लिया। वो बहुत सालों तक घूमते रहे चुंबक और कुंडली को लेके, कछु नहीं हुआ। एक दिन गुस्से में क्या हुआ, कुंडली रखी थी, अपन निशाना नहीं खेलते ऐसे कैसे मारना, तो फैराडे ने गुस्से में क्या किया, जो तारों की कुंडली बनाई थी जिसमें धारा मापी लगा था, नजदीक रखी थी, तो उन्होंने ऐसे किया और चुंबक को ऐसे फेंका कि वो कुंडली के बीच में से निकले। खेल में उन्होंने देखा कि जैसे चुंबक कुंडली के बीच में से निकला तो धारा मापी में जो संकेतक होता, संकेतक मतलब वही जो अपन गाड़ी चलाते हैं ना, तो बताता स्पीड 20, 40, 60, 80, उसको अपन संकेतक कहते हैं। वैसी धारा मापी में भी होता है 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो उन्होंने गुस्से में कि हमारे प्रैक्टिकल फेल हो गया, उन्होंने मजाक में से चुंबक फेंका। वो चुंबक जब कुंडली के बीच में से गया तो धारा मापी में विक्षेप होने लगा, हिलने लगी। फट से उन्होंने उठाया जल्दी से। फिर उन्होंने क्या करके देखा, ये देखा कि
कि यदि इस कुंडली के सापेक्ष चुंबक को चलाया जाए, कुंडली को रखते हैं, चुंबक को चलाए, या चुंबक को रखते हैं, कुंडली को चलाए, किसके सापेक्ष? चुंबक के, या चुंबक और कुंडली को दोनों को चलाएं, यहाँ चुंबक यहाँ से कुंडली, यहाँ चुंबक यहाँ से कुंडली, यानी 3 विधियां। या तो कुंडली रख दो चुंबक भर चलाओ, या चुंबक रख दो कुंडली भर को उसकी ओर चलाओ, या दोनों को एक दूसरे की तरफ चलाओ। तो क्या होता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी कम हो जाती है तो इस कुंडली में से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स जाता है, ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। और जब ये चुंबक इस कुंडली से दूर जाता है, यानी कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है, तब इस कुंडली में से जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है, यानी कम बल रेखाएं जाती है। तो क्या होता है? फैराडे ने देखा कि चुंबक और कुंडली के बीच में गति कराने पर जब कुंडली में से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जाती है और फिर अगली बार कम चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जब बार बार बदलता है तो इसमें अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। बिना बैटरी के उत्पन्न हुई है, बिना सेल के उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम उन्होंने इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा रखा। पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले परिपथ में आता है आवेश। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आता है विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले किसी भी परिपथ में आवेश आता है, फिर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विद्युत वाहक बल आता है। जब विद्युत वाहक बल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो हम कहते हैं धारा प्रवाहित हो गई। तो कहने का मतलब पहले आया आवेश, फिर आया विद्युत वाहक बल, फिर आई धारा। तो यहां भी ध्यान दीजिएगा, पहले आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर कहोगे प्रेरित धारा। तो फैराडे ने यह देखा कि अगर किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित, यदि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बार बार समय के साथ बदलता है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, तो उसमें अपने आप एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अपने आप एक धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कहते हैं। ये तभी तक उत्पन्न रहते हैं जब तक कि इस कुंडली में से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता रहे। यदि ये कुंडली में से जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलना बंद कर देगा, यानी अगर हम कुंडली और चुंबक के बीच की गति को रोक दें, यानी चुंबक में से जाने वाला फ्लक्स एक सा हो जाए, उसमें परिवर्तन होना बंद हो जाए, तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलना बंद हो जाते हैं। तो फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है यदि किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बार बार बदले, तो उसमें अपने आप एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। फिर एक लेंज नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने इन्हीं के प्रयोग के बाद एक नया प्रयोग कर दिया। उनने कहा प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। मतलब जिस थाली में खाओ उसमें हथौड़ी और छेनी लेके जाओ, छेद करके आओ। जिस थाली में खाया और छेद कर दिया। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ये नियम दिया। अब उसको सत्यापन भी करके बताना था तो उन्होंने करके बताया। उनने बोला देखो ये कैसे, ये देखिए आप, ये चुंबक है, ये कुंडली है, ये कुंडली चुंबक कुंडली चुंबक कुंडली बनाया ना हमने, ध्यान देना। एन ध्रुव को पास लाएंगे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, एन ध्रुव को दूर ले जाओगे चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। ध्यान से समझना है इसको। एन ध्रुव को पास लाया तो चुंबकीय फ्लक्स कुंडली का बढ़ गया, एन ध्रुव को पास लाने के बाद जब दूर ले जाओगे तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा। वैसे ही एस ध्रुव को पास लाओगे तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, एस ध्रुव को पास लाने के बाद जब दूर ले जाओगे तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा। यानी इन चारों स्थितियों में कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा है, बार बदल रहा है। तो जब किसी कुंडली का फ्लक्स बदलेगा तो उसमें अपने आप धारा उत्पन्न होगी।
अब उनका कहना क्या था लेंज का कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है वो उसी कारण का विरोध करेगी जिससे उत्पन्न हुई है। अब आप सोचो जरा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है चुंबक की गति के कारण, तो वो चुंबक की गति का ही विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी? पहली बार यहाँ पर धारा कैसे उत्पन्न हो रही है? एन ध्रुव के पास लाने के कारण फ्लक्स बढ़ा, इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। यहाँ पर एन ध्रुव के दूर ले जाने पर फ्लक्स कम हुआ, इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ध्यान देना, पहले वाले चित्र में एन ध्रुव के पास लाने पर फ्लक्स बढ़ने से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तो वो एन ध्रुव के पास लाने का विरोध करेगी। यानी एन ध्रुव के पास लाने के कारण उत्पन्न हो रही थी, तो एन ध्रुव के पास लाने का विरोध करेगी, यानी वो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी और एन ध्रुव बना लेगी इस कुंडली में। तो एन और एन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, यानी एन ध्रुव के पास लाने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तो वो इसके पास लाने का विरोध करेगी, यानी एन ध्रुव बना देगी। दूसरा, एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स कम होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर एन ध्रुव के दूर जाने से धारा उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा, तो वो इसको दूर ले जाने का विरोध करेगी, तो यहाँ पर वो क्लॉकवाइज बहेगी और इसको एस ध्रुव में बदल देगी। ये चुंबकीय गुण इसमें एस ध्रुव बन जाएगा, एस इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब दूर जाने का विरोध करेगी। अब एस ध्रुव के पास लाने से धारा उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स बढ़ गया तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो एस ध्रुव के पास लाने से उत्पन्न हुई, तो एस ध्रुव के पास लाने का विरोध करेगी, यानी क्लॉकवाइज बहेगी और एस ध्रुव बना लेगी, एस को प्रतिकर्षित करेगा। अब एस ध्रुव को दूर ले गए, फ्लक्स कम हुआ तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, लेकिन ये एस के दूर ले जाने पर उत्पन्न हो रही, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, तो एन ध्रुव बना देगी, एन एस को आकर्षित करेगा, यानी इसको दूर जाने से रोकेगी। तो कहने का मतलब कि प्रेरित धारा जो है जिस कारण से उत्पन्न हो रही है, एन के पास लाने से तो पास लाने का विरोध करेगी, दूर ले जाने से तो दूर ले जाने का विरोध करेगी। एस ध्रुव के पास लाने से उत्पन्न हुई तो उसका विरोध, दूर ले जाने से उत्पन्न हुई तो उसका विरोध करेगी। तो फैराडे के बाद लेंज ने विद्युत प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में नियम दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होते उसी का विरोध करते। ध्यान दीजिएगा, एक ही से वैज्ञानिकों ने अनेक जगहों पर काम किया। फैराडे ने ये जो घटना हमने पढ़ाई आपको, ये वाली ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है। पहले वो बता दें वैज्ञानिकों के बारे में। फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी नियम दिए हैं और विद्युत अपघटन के नियम भी दिए हैं। तो एक ही वैज्ञानिक ने अनेक जगह पर काम किया। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम भी दिए हैं और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए हैं। तो ध्यान से प्रश्न पढ़ने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, नहीं कंफ्यूजन में फैराडे भर पड़ा और उत्तर शुरू हो गए। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको समझना है कि वो किसके संदर्भ में पूछा जाने वाला नियम है। तो एक ही वैज्ञानिकों ने अनेक जगह प्रयोग किए। अपन अपनी बात पर वापस आते हैं। बात यह थी कि फैराडे का प्रयोग हो गया, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण समझाना था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहले का अंतर बता दो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और सिर्फ प्रेरण, मैं सिर्फ प्रेरण पर बोलूं तो अपने से विपरीत गुण उत्पन्न करना प्रेरण कहलाता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरण में अंतर है। किसी पर धनावेश है, उसके नजदीक किसी को लाओ और वो अपने से विपरीत गुण यानी ऋण आवेश उत्पन्न कर दे। कोई उत्तर ध्रुव है, उसके नजदीक कोई दूसरी चुंबकीय पदार्थ लाए और वो अपने से विपरीत गुण यानी दक्षिण ध्रुव उत्पन्न कर दे। तो अपने से विपरीत गुण उत्पन्न करने की क्रिया प्रेरण कहलाती है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण, और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण या पर प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्वप्रेरण मतलब स्वयं में फ्लक्स परिवर्तित हुआ और स्वयं में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। किसी परिपथ का फ्लक्स अपने आप बदला और उसमें अपने आप प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गई, तो वो स्वप्रेरण कहलाता है। और अन्योन्य प्रेरण मतलब एक कुंडली का फ्लक्स बार बार बदला और दूसरी कुंडली जो उसके ठीक बाजू में रखी थी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, ये अन्योन्य प्रेरण है। ध्यान दीजिएगा, किसी परिपथ में उसका स्वयं का फ्लक्स बार बार बदले और उसमें स्वयं में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, ये आत्म प्रेरण या स्वप्रेरण है। और दो कुंडलियां आजू बाजू रखी हैं, एक कुंडली में आप बार बार धारा नियंत्रक है, इसकी सहायता से बार बार धारा कम ज्यादा करोगे, ज्यादा धारा ज्यादा फ्लक्स, कम धारा कम फ्लक्स। इसी के बाजू में दूसरी कुंडली रखी है, संपर्क में ही है। जब इसका ज्यादा फ्लक्स है तो थोड़ा बहुत तो इसमें से भी गुजर रहा होगा, पड़ोस में रखी है ना। ज्यादा धारा भेजी, इसका ज्यादा फ्लक्स तो इसमें भी फ्लक्स ज्यादा जाएगा। कम धारा भेजी तो इसका फ्लक्स कम हो गया तो इसमें से भी कम जाएगा। तो कहने का मतलब एक कुंडली में आपने धारा परिवर्तित की बार बार और दूसरी कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसको हम अन्योन्य प्रेरण या प्राप्रेरण कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर है, जो अपने यहाँ लगे रहते ना खंभों में ट्रांसफार्मर, वो ये अन्योन्य प्रेरण पर आधारित उपकरण है। तो प्रेरण घटना और विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में अंतर है। तो आपको मूलभूत बातें मैंने बता दी है, बाकी की जो बची चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये मूलभूत अवधारणाएं हैं जिनका आपको अध्ययन करना अति आवश्यक है। जैसे अभी हमने बोला धारा मापी, धारा मापी बीच में यहाँ लगा नहीं, धारा मापी मतलब होता है धारा मापने के यंत्र को धारा मापी कहते हैं। इसको भी लगे यार पढ़ ही लो आप, फिर अपन बाद में आगे चलते हैं। धारा मापी मतलब धारा मापने के यंत्र को धारा मापी कहते हैं। इस धारा मापी को ये निलंबित कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, कीलकित कुंडल धारा मापी, स्पर्शीय धारा मापी, बहुत सारे धारा मापी अनेक प्रकार के बनाए गए, ठीक है ना। अब हमको मूल बात पढ़ाना है कि धारा मापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है। यदि हमने धारा मापी के समानांतर क्रम में, यदि धारा मापी के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, जिसे शंट या पार्श्वपथ कहते हैं, यदि धारा मापी के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, जिसको शंट या पार्श्व परिपथ कहते हैं, कम प्रतिरोध के तार को, तो वो अमीटर में बदल जाता है। उसका क्या काम होता है, उससे धारा मापते हैं। और यदि आपने धारा मापी के श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, जिसको लोड कहते हैं, भार प्रतिरोध, तो वो वोल्टमीटर में बदल जाता है, जिससे विभव या विभवांतर मापा जाता है। अमीटर और वोल्टमीटर धारा मापी की सहायता से बनाए जाते हैं। छोटा सा परिवर्तन, समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दोगे तो धारा मापी अमीटर में बदल जाएगा और उसका क्या कार्य है, धारा मापन का कार्य है। अगर आपने धारा मापी के श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया तो वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा। उसका क्या काम है, तो उसका काम है किसी भी परिपथ में चालक के सिरों का विभवांतर का मापन करना। एक और अंतर है, अमीटर को बनाते समय हम तार को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को बनाते समय हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में तार को जोड़ते हैं। दूसरा अंतर, इसमें कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, इसमें अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। कम प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में, अधिक प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में। तीसरी इंपॉर्टेंट अंतर, अमीटर से धारा नापते, वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर नापते। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, जब अमीटर से धारा मापते हैं तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के साथ, बनाते समय तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब धारा मापी से धारा का मापन करते हैं तो उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्टमीटर को बनाते हैं तो श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, और जब वोल्टमीटर से विभवांतर नापना होता है तो हम उसको चालक के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें,
बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ध्यान रखें, अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, हमने जो व्यवस्था नहीं बनाई है वो सभी के लिए काम की है, केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं। अब वो विद्यार्थी भी, वो लोग भी शामिल हैं, शिक्षार्थी जिन्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं देना है, सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।